Welcome to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Prabhat Kumar Singh from BCBI department. Students, today we are continuing with our module 4 in which we have started a central banking in other countries. In our previous sessions we have covered module 3 and today we are continuing where central banks, just like in India, like in USA, or we can say that China, or we can say that Britain, इन अलग अलग कंट्रीज में भी हमें सेंट्रल बैंक देखने को मिलते हैं. सो बेसिकली इन सारे बैंक्स का किस तरीके का सिस्टम रहा है या किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो कि ये सेंट्रल बैंक का ओरिजिनेशन किस तरीके का रहा है, ये किस तरीके से कब ये बना, सबसे फर्स्ट सेंट्रल बैंक कहाँ था, कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, उससे हम देखते हैं. So the concept of central banking evolved in the 20th century, but Sweden was the pioneer in establishing its central bank, which means स्वीडन कंट्री में सबसे पहले रिक्स बैंक करके एक सेंट्रल बैंक जो कि 1668 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसी को फॉलो करते करते बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1694 में बनाया गया. एंड दो इनिशियली स्टार्टेड टू सर्व एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट. जब ये बनाया गया था तो इसका काम क्या था कि ये गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करेंगे. सिमिलरली ये इश्यूज करते थे करेंसी नोट्स और साथ ही बहुत सारे फंक्शंस इनमें धीरे धीरे ऐड करते गए समय के साथ साथ. एंड इन दिस ग्लोबलाइज एरा और वी कैन से मॉडर्न एरा, सेंट्रल बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाइल डेवलपिंग द इकोनॉमी और वाइल क्रिएटिंग द लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. देन जिस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर आज के इस मॉड्यूल में अलग अलग सेंट्रल बैंक्स को समझेंगे. सो फर्स्ट आपके सामने है फेडरल रिजर्व सिस्टम, जो कि बेसिकली यूएसए का सेंट्रल बैंक है. इट केम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन दिसंबर 1913 आफ्टर द यूएस कांग्रेस पास द फेडरल रिजर्व एक्ट. इस एक्ट के अंतर्गत इस फेडरल रिजर्व बैंक को बनाया गया. इसका ऑब्जेक्टिव क्या कहा गया है? टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल रिजर्व बैंक टू फर्निश द इलास्टिक करेंसी. करेंसी को बढ़ाने के लिए, फर्निश करने के लिए, अफोर्ड करने के लिए रीडिस्काउंटिंग कमर्शियल पेपर, स्टैब्लिश इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ बैंक्स, क्योंकि जितने भी बैंक्स किसी भी कंट्री में होते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज करने के लिए वी नीड सेंट्रल बैंक. तो उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में भी फेडरल रिजर्व सिस्टम को बनाया गया, जिसके कारण वो जितने भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको वो प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज कर सके. इवन बिफोर 1930, जब तक ये फेडरल रिजर्व सिस्टम बना नहीं था, यूएसए वाज एक्सपीरियंसिंग फ्लक्चुएशंस. उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत सारे फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे थे. इवन बहुत सारे बैंक्स के जो आउटकम्स थे, जो रिजल्ट्स थे, वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे, वो फेलियर्स हो रहे थे. तो ऐसे में मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए या मॉनेटरी कंट्रोल को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए इस फेडरल रिजर्व सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया. अब हम बात करते हैं कि इस फेडरल रिजर्व सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरीके का है. सो बेसिकली देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स. द फर्स्ट वन इज द बोर्ड ऑफ गवर्नर, सेकंड वन इज फेडरल ओपन मार्केट कमिटी एंड द थर्ड वन इज फेडरल रिजर्व बैंक्स. सो हम एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस. इस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में मेंशन किया गया है, बेसिकली यहाँ पर हमें 7 मेंबर्स देखने को मिलते हैं जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और जहां पर इन्हें कांग्रेस के द्वारा एंडोर्स किया जाता है. इनकी जो टर्म होती है वो होती है 14 ईयर्स. साथ ही साथ इनमें 1 मेंबर ऑफ द बोर्ड इज डेजिग्नेटेड एज अ चेयरमैन एंड साथ ही अनदर मेंबर एज अ वाइस चेयरमैन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स. वाइल सिलेक्टिंग दिस मेंबर, जिन मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है टू बी अ गवर्नर, उनके पब्लिक का किस तरीके से उनमें उनका कंसिडरेशन है, पब्लिक किस तरीके से उनको लुक अलाइक कर रही है, इन सभी का ध्यान दिया जाता है कि रीजनल इंटरेस्ट उसमें अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो. उसी की तरह हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर है फेडरल ओपन मार्केट कमिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में FOMC कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 7 मेंबर्स जो कि हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, प्लस 5 रिजर्व बैंक प्रेसिडेंट्स आउट ऑफ 12 रिजर्व बैंक प्रेसिडेंट्स. जो 5 रिजर्व बैंक प्रेसिडेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे हमारे FOMC में, जो कि 12 रिजर्व बैंक प्रेसिडेंट्स के अंडर में पहले से बने हुए हैं. प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व इज परमानेंट मेंबर.
जो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं इस एफओएमसी के, बट जो इसके अकॉर्डिंग जो अलावा जो हमें देखने को मिलेंगे वो रोटेशन बेसिस पे हर 1 साल में इन्हें इलेक्ट किया जाता है। और इस एफओएमसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देन द थर्ड वन इज फेडरल रिजर्व बैंक। देयर आर 12 फेडरल रिजर्व बैंक्स अंडर द फेडरल रिजर्व सिस्टम। इनकी वेराइटी ऑफ फंक्शंस को ये डिस्चार्ज करते हैं थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, साथ ही बैंकर्स टू द यूएस ट्रेजरी और प्रोवाइडिंग अ पेमेंट सिस्टम पूरे के पूरे एंटायर नेशन का, इवन सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। ये बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं फेडरल रिजर्व बैंक्स को, विच हेल्प द फेडरल रिजर्व बैंक टू मेक अ डिसीजन मेकिंग टुवर्ड्स द कंट्री। इवन इन्हें जो भी इनकम अर्न होता है विद द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, तो इस इंटरेस्ट को वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं, बिकॉज इनका जो मेजर फोकस है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, वो है इनकम अर्न करके गवर्नमेंट के ट्रेजरी में पुट कर देना। साथ ही साथ इसी तरीके से इनका जो अर्निंग किस तरीके से होता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट अर्निंग थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेकेंड अर्निंग थ्रू फीस चार्ज बाय द सर्विसेज टू द डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस। तो ये इस तरीके से हमारे जो स्ट्रक्चर है फेडरल रिजर्व सिस्टम का बनाया गया है। देन वी लर्न द कंसेप्ट ऑन फंक्शंस ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम, किस तरीके से फंक्शन करती हैं। सो फर्स्ट वन, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, विच मीन्स ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है हर फाइनेंशियल ईयर में, जिसका मेजर फोकस क्या होता है, टू मेक फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी प्लस मेकिंग अ प्राइस स्टेबिलिटी इन द मार्केट। सेकेंड इज रेगुलेटरी फंक्शन। एज अ रेगुलेटर द फेडरल रिजर्व हैज फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल्स भी बनाते हैं और रेगुलेशन भी बनाते हैं फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। हर फाइनेंशियल ईयर में जब भी इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो ऐसे में ये रूल्स को चेंज करते हैं और उसे सारे के सारे बैंक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं। इवन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स द रूल्स आर लिबरलाइज और टाइटेंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन। इन दोनों के समय में ये जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है ये अपने डिसीजंस को लेती है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमारा साउंड रहे। एंड एट द एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, इट इंस्पेक्ट एंड मॉनिटर द वर्किंग ऑफ बैंक्स रिगार्डिंग देयर ऑपरेशंस। ये सारे के सारे बैंक्स को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो बैंक से ऑपरेट कर रही हैं, परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। इवन दे चेक द कंप्लायंस, विच मीन्स किस तरीके से जितने बैंक्स हैं वो रूल्स को कंप्लाई कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं। तो ये इनके बेसिक और वी कैन से मेजर फंक्शंस कहलाते हैं। Then we talk about some other functions as well. The first one is circulation of coins and currency notes. So as per the demand, coins and currency notes are distributed by the federal banks. जिस तरीके से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होती है, तो उस डिमांड एंड सप्लाई को मीट करने के लिए कॉइन्स और करेंसी को इशू किया जाता है। द कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स रिसीव फ्रॉम द ट्रेजरी आर सॉर्टेड, इवन काउंटेड एंड आर यूज्ड टू रिप्लेस अनफिट वंस। इवन जो नोट्स टॉन्ड होते हैं तो ऐसे नोट्स को हम अनफिट करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। सेकेंड इज चेक क्लियरिंग फंक्शन। चेक पेमेंट्स मेड टू डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस, जिनके लिए जो डिपोजिटरी हमने बनाए हुए हैं, आर क्लियर बाय द फेडरल बैंक्स थ्रू देयर अकाउंट्स विद देम, बिकॉज हर फेडरल बैंक के पास डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट्स होते हैं, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम चेक को क्लियर करते हैं। इवन प्रोसेसिंग इज मेड फास्टर बाय यूजिंग हाई स्पीड सॉर्टिंग मशीन्स। हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेसिंग है बहुत फास्ट तरीके से हो जाती है और जो चेक्स है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी हमें लेट देखने को नहीं मिलता है। इवन द थर्ड फंक्शन इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। फेडरल रिजर्व बैंक्स एंड डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड। लाइक डिजिटल सिस्टम जो चल रहा है पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, सो डिजिटल की तरह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो फंड्स हैं वो या फिर सिक्योरिटीज हैं क्विकली ट्रांसफर हो जाती हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। द लास्ट फंक्शन इज क्लियरिंग फंक्शन। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेज बनाई गई हैं जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स होते हैं फॉर द रिकरेंट और रिकरिंग पेमेंट्स लाइक सोशल सिक्योरिटीज और सैलरीज। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इनके फंक्शन भी खत्म किए, विच इज अवर फेडरल रिजर्व बैंक किस तरीके से काम करता है। देन वी मूव टूवर्ड्स अनदर बैंक और वी कैन से दैट अनदर कंट्री विच इज बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये बेसिकली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन और द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
रिक्स बैंक इन स्वीडन, इसको बनाया गया था इन 1694, वॉज नेशनलाइज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बनाया जरूर गया था 1694 में, बट इसे नेशनलाइज किया गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द बैंक विच वॉज स्टार्टेड एज अ बैंकर एंड मैनेजर ऑफ द डेट ऑफ द गवर्नमेंट। इसे बनाने का मेजर रीजन क्या था कि ये गवर्नमेंट का बैंक बना रहे हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट के बिहाफ में डेट को भी मैनेज कर सके। बट आफ्टर नेशनलाइजेशन इसे एक फुल फ्लेज सेंट्रल बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। देन जैसे सेंट्रल बैंक बना है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, प्राइस स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काफी ज्यादा इसे बढ़ा दी गई है। देन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। द फर्स्ट वन इज द बैंक कोर्ट, सेकेंड वन इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड थर्ड वन इज ऑडिट कमेटी। सो इन तीनों को हम एक एक करके देख लेते हैं ये तीनों है क्या। तो फर्स्ट वन इज द बैंक कोर्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर, 2 डेप्यूटी गवर्नर एंड 16 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इन्हें अपॉइंट बाय द क्राउन एज पर द बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्ट 1998। जो क्राउन जिनके पास रहता है वो इन्हें इलेक्ट करते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर इज 5 years एंड करस्पॉन्डिंग 3 years फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इनका मेजर काम क्या है, इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने के लिए बनाई गई हैं, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस देखने के लिए देखते हैं ये, साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करते हैं एंड साथ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी रिव्यू करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। दिस कमेटी इज इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। इसे बनाया गया है ताकि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें एंड साथ ही मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखें एंड ये भी देखते हैं कि किस तरीके से कंट्री में एक्सेलरेट हो रहा है हमारा कंट्री का ग्रोथ, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है। लास्ट वन इज ऑडिट कमेटी। द ऑडिट कमेटी रिव्यूज द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिटर्स। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, साथ ही साथ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स एज वेल। एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस रिपोर्ट, यह इसका जो फाइनल सबमिशन होता है वो बैंक कोर्ट में जाकर के सबमिट कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग किए जाते हैं। सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड देन वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड। द फर्स्ट वन इज मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी। ऑब्वियसली एज अ सेंट्रल बैंक उन्हें अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करनी है एंड साथ ही साथ करेंसी के वैल्यू को स्टेबल रखना है। सेकेंड थिंग, एंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। हमें एज अ सेंट्रल बैंक मार्केट में फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रहे, स्टॉक मार्केट प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, कुछ भी इशू ना हो, इकोनॉमी ग्रोथ करते रहे, ये काम होता है सेंट्रल बैंक का। एंड साथ ही साथ प्रोवाइडिंग इफेक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज, हर तरीके की सर्विसेज जिसकी वजह से कंट्री का जीडीपी का ग्रोथ हो, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती जाए, तो उसके लिए जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने मॉड्यूल 4 पार्ट 1 के अदर कंट्रीज के जो भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद अवर मॉड्यूल 4 पार्ट 2। थैंक यू स्टूडेंट्स।